Assalamu alaikum to all students and viewers. In the previous lecture, we discussed about what is enzyme and what is the structure of enzyme. और लास्ट में हमने टू मॉडल्स को डिस्कस किया था. फर्स्ट इज लॉक एंड की मॉडल एंड द सेकंड वन इज इंड्यूस्ड इफेक्ट हाइपोथेसिस और मॉडल. Today our lecture is about the factors which affect the enzymes activity or the speed of the enzymes. वो कौन से फैक्टर्स है जो एंजाइम्स के एक्टिविटी को एंजाइम्स के फंक्शन को इफेक्ट करता है. और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इनहिबिटर्स को. व्हाट इज इनहिबिटर्स, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को डिस्कस करेंगे, नॉन कॉम्पिटिटिव को डिस्कस करेंगे. और इन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के अंदर हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इनहिबिटर डिस्कस करेंगे. और लास्ट में हम कम जो फीडबैक इनहिबिटर है इस पर हमारा डिस्कशन होगा. तो स्टार्ट लेते हैं कि व्हाट इज द फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट द एंजाइम्स एक्टिविटी. यानी वो कौन से फैक्टर्स है जो एंजाइम के एक्टिविटी को, एंजाइम्स के फंक्शन को, एंजाइम के स्पीड को असरअंदाज करता है, इसको इफेक्ट करता है. इस पर हमारा डिस्कशन होगा. बेसिकली फोर हमारे पास टेम्परेचर है, एक पीएच है, एक एंजाइम कंसंट्रेशन है और एक हमारे पास है सब्सट्रेट कंसंट्रेशन. ये फोर चीजें जो है एंजाइम के एक्टिविटी को क्या करता है, इफेक्ट करता है. इसमें हम ईटा बेस के एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर किस तरह एंजाइम्स के एक्टिविटी और एंजाइम के एक्टिविटी और एंजाइम के फंक्शन को इफेक्ट करता है. फिर हम मिनिमम टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे. पीच के अंदर हम ऑप्टिमम पीच को डिस्कस करेंगे, मिनिमम पीच को डिस्कस करेंगे. और एंजाइम्स कंसंट्रेशन किया है, सब्सट्रेट कंसंट्रेशन किया है. व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज बेसिकली द डिग्री ऑफ हार्डनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर. फिजिक्स में जिस तरह हम इसका डिफिनेशन करते थे कि टेम्परेचर हमारे पास हार्डनेस या कोल्डनेस का जो डिग्री है इसको हम कहते हैं टेम्परेचर. हीट हमारे पास ओनली द हार्डनेस इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड हीट. एवरी हीट हमारे पास टेम्परेचर है लेकिन एवरी टेम्परेचर इज नॉट हीट. ये हमारे पास एक कॉमन पॉइंट है. लेकिन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर एंजाइम्स बेस्ट और बेहतरीन काम करेगा, इसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर. टेम्परेचर इफेक्ट द एंजाइम्स एक्टिविटी. टेम्परेचर इफेक्ट the enzyme activity. The enzyme activity. What is optimum temperature? Optimum temperature. Best temperature at which enzyme work is called what? Optimum temperature. Best temperature at which enzyme work best is called what? Is called optimum temperature. Minimum temperature वो होता है जिस पर एंजाइम जो है मिनिमम काम करता है. और ऑप्टिमम टेम्परेचर ये है कि हमारे पास एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की जरूरत होती है, एक बेस्ट टेम्परेचर की जरूरत होती है और इस टेम्परेचर को कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर. द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ह्यूमन एंजाइम इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड. ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम हैं इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारे पास किया है 40. ह्यूमन बॉडी एंजाइम्स इसके अंदर जितने भी है ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम करेगा. 40 डिग्री सेंटीग्रेड. और एंजाइम इन आर्कटिक स्नो फ्ली में जो है ये -10 आर्कटिक स्नो फ्ली के अंदर जो एंजाइम है ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम करता है. -10 डिग्री सेंटीग्रेड. और इस तरह हमारे पास थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो है thermophilic bacteria work at 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. हमारे पास ह्यूमन बॉडी का जो एंजाइम है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम करता है
आर्कटिक स्नोफ्ली के अंदर जितने भी एंजाइम है ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम करता है, और थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो है ये हमारे पास 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर काम करता है। तो टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को इफेक्ट करता है। जब हम टेम्परेचर को ह्यूमन बॉडी के अंदर 40 से ज्यादा करते हैं तो फिर एंजाइम जो है ये डीनेचर्स होता है, ये खत्म होता है, ये अपने काम बेस्ट अंदाज में फिर परफॉर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि एंजाइम्स का जो एक्टिव साइट है इसमें हमारे पास अमाइनो एसिड्स मौजूद होता है, और अमाइनो एसिड्स के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। जब हम टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा करें या कम करें तो इसकी वजह से इस एक्टिव साइट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर अमाइनो एसिड्स है और प्रोटीन के लिए एक बेस्ट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। दैट्स वाई टेम्परेचर इफेक्ट द एंजाइम्स एक्टिविटी। आपने इसमें 3 एमसीक्यूज याद करना है, और वो ये है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स है एक कितने टेम्परेचर पर काम करेगा। योर आंसर इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के मुताबिक ये हमारे पास क्या है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। वो आपसे फ़ारेनहाइट में भी पूछ सकता है, आपने इस डिग्री सेंटीग्रेड को फिर फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। आर्कटिक स्नोफ्ली के अंदर जितने भी एंजाइम है ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम करेगा, और थर्मोफिलिक बैक्टीरिया हमारे पास 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करता है, फंक्शन करता है। तो आपने इस एग्जाम्पल को एमसीक्यूज के लिए याद करना है। वो आपसे इस तरह भी एमसीक्यूज पूछ सकता है कि द बेस्ट टेम्परेचर एट विच द एंजाइम्स वर्क इज, योर आंसर इज ऑप्टिमम पीएच। एंजाइम्स हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फंक्शन करता है या नहीं करता है, योर आंसर इज यस। हमारे पास टेम्परेचर एंजाइम जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी काम करता है, लेकिन मिनिमम अपना फंक्शन करेगा। जिस तरह हम रेफ्रिजरेटर में कोई सब्सटेंस या कोई फूड रखता है तो इसमें एंजाइम्स होता है, लेकिन ये काम करता है लेकिन मिनिमम अपना फंक्शन करता है। तो at 0 डिग्री सेंटीग्रेड the temperature the enzymes work also but slowly, that is also MCQ। तो ये हमारे पास टेम्परेचर था। सेकंड हमारे पास है pH। व्हाट इज pH? फर्स्ट ऑफ ऑल पीच को डिस्कस करते हैं कि पीच हमारे पास क्या है। पीच इज बेसिकली द पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका इंडिकेशन क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीच से बेसिकली हम एक सब्सटेंस एक केमिकल की एसिडिटी मालूम करते हैं। पीच इज पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीच हमारे पास क्या है? पीच से हम एक केमिकल एक सब्सटेंस की एसिडिटी और बेसिसिटी और न्यूट्रलिटी मालूम करते हैं कि हमारे पास एसिडिक है, ये हमारे पास बेसिक है, ये हमारे पास न्यूट्रल है। व्हाट इज एसिड, बेस एंड न्यूट्रल? एसिड्स मीन जो वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन देता है, न्यूट्रल हमारे पास है, और इस तरह हमारे पास बेसिक है जो वाटर में हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन देता है। लेकिन इसको हम फिर केमिस्ट्री में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एसिड हमारे पास क्या है। क्लासिकल जो कंसेप्ट है वो क्या है, और जदीद जो हमारे पास जो कंटेक्स्ट है ये क्या है इस एसिड बेस और न्यूट्रल के हवाले से। पीएच क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। एंजाइम्स के लिए एक बेस्ट और बेहतरीन पीएच की जरूरत होती है, और इस पीएच को कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। व्हाट इज ऑप्टिमम पीएच? ऑप्टिमम pH, the pH at which enzymes work best. Enzyme work best is called what? Optimum pH। यानी ऑप्टिमम pH वो स्पेसिफिक pH है जिस पर एंजाइम्स बेस्ट काम करता है, बेस्ट फंक्शन करता है, इसको हम कहते हैं ऑप्टिमम pH। pH हमारे पास फिजियोलॉजिकली बॉडी के अंदर क्या है? फिजियोलॉजिकली बॉडी के अंदर 7 to 8 pH। मोस्ट एंजाइम्स वर्क एट 7 to 8 pH। ये हमारे पास एमसीक्यूज है। टेक्स्ट बुक में ये लाइन लिखा है कि हमारे पास जितने भी एंजाइम्स है फिजियोलॉजिकल pH इसके लिए 7 to 8 है। अगर ये हमारे पास डाइल्यूशन में किया है, डाइल्यूशन के चक्कर में ये हमारे पास 78 के इंस्टेंट ये हमारे पास 8 और 8 to 9 है। लेकिन वो एक साथ दोनों एमसीक्यूज जो है इस तरह नहीं आता है। या
ऑप्शन में 8 to 9 होगा और या ऑप्शन में हमारे पास 7 to 8 होगा। आपने दोनों को याद रखना है। अगर एक आ जाए तो आपने एक को टिक करना है, लेकिन दोनों ऑप्शंस में हमारे पास इस तरह नहीं आता है। चैप्टर नंबर 3 में फिजियोलॉजिकल जो पीएच है वो 7 to 8 है और डाइजेशन के चैप्टर में 8 to 9 है, लेकिन आपने दोनों को याद करना है। हमारे पास ऑप्टिमम पीएच है जिस पर एंजाइम्स वर्क करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। और टेक्स्ट बुक में हमारे पास एक टेबल है फॉर योर इंफॉर्मेशन के नाम से इसने लिखा है। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ एंजाइम्स है और इसके फीच है। आपने इस पूरे टेबल को रिमेंबर और लर्न करना है। ये हमारे पास एमसीक्यूज है। वो आपसे इस तरह के एमसीक्यूज पूछता है कि the urease work at best pH and the pH of urease is your answer is 7। यूरिएज और कैटालेज दोनों 7 pH पर काम करेगा, यानी ये न्यूट्रल एंजाइम है, ये न्यूट्रल pH पर काम करेगा। अगर हम 7 से pH को कम करता है तो ये एंजाइम्स अपना फंक्शन नहीं करता है। अगर हम इस pH को 7 से ज्यादा करता है तो फिर ये हम एंजाइम जो है ये डीनेचर होता है, ये खत्म होता है। तो आपने इस टेबल को पूरा याद करना है कि लाइपेज पेंक्रियास के अंदर इसका pH क्या है, स्टमक के अंदर कैस्टर ऑयल के अंदर इस तरह हमारे पास यूरिएज है, कैटालेज है, पेप्सिन है, ट्राइप्सिन है। इस तरह अदर भी इसमें इन्वर्टेज, इसमें हमारे पास एंजाइम है, अमाइलेज है। इस सब का पीएच आपने याद करना है। वो आपसे वो एमसीक्यूज में पूछता है कि द ऑप्टिमम पीएच ऑफ लाइपेज इज, पेंक्रियास के जो लाइपेज है वो ऑप्टिमम पीएच इसके लिए कितना है। तो आपने अगर इस टेबल को याद करना है तो फिर आप आसानी से इस एमसीक्यूज को हल कर सकते हैं। आपने इस टेबल पर रटा लगाना है। इस तरह हमारे पास पेप्सिन जो है ये 1.5 और 1.6 पीच पर काम करता है, यानी एसिडिक पीच पर ये काम करेगा। अगर हम इसको एनवायरनमेंट बेसिक मुहैया करें और न्यूट्रल मुहैया करें तो फिर वो अपना फंक्शन फिर प्रॉपर तरीके से सरंजाम नहीं देता है। तो इसके लिए सब एंजाइम के लिए बेस्ट और ऑप्टिमम पीच है। आपने हर एंजाइम को एक बेस्ट पीच मुहैया करना है। इस तरह हमारे पास स्टमक के अंदर जितने भी एंजाइम्स है ये 1 पीएच पर काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर स्टमक के अंदर हमारे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और इस हाइड्रोजन की वजह से स्टमक का जो तमाम एनवायरनमेंट है ये क्या है, ये एसिडिक है। तो ओनली एसिडिक एंजाइम्स वर्क इन द स्टमक। बेसिक और न्यूट्रल एंजाइम जितने भी है इस स्टमक के अंदर काम नहीं करता है। तो इसलिए हमारे पास लिपिड स्टमक के अंदर डाइजेशन इसका नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक के अंदर होता है। बिकॉज एवरी एंजाइम वर्क एट स्पेसिफिक पीच एंड स्टमक के अंदर हमारे पास जो पीच है वो एसिडिक है। इस तरह हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स भी स्टमक के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है carbohydrates or lipid. Only proteins are digested in the stomach. That is also MCQs. तो what is pH? pH is the power of hydrogen. enzymes के लिए एक specific pH की जरूरत होती है and this pH is called optimum pH. आपने इस पूरे टेबल को याद करना है। हमारे पास था pH. Other two factor, one is enzyme concentration and the second one is substrate concentration. What is enzyme concentration and what is substrate concentration? एंजाइम कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि अगर हम एंजाइम्स को बहुत ज्यादा करें तो सब्सट्रेट किस तरह इसके साथ अटैच होता है। एंजाइम कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन, व्हाट इज एंजाइम कंसंट्रेशन? एंजाइम कंसंट्रेशन का मतलब ये है अगर हम एंजाइम्स को ज्यादा करें, अमाउंट ऑफ एंजाइम्स, तो हमारे पास स्पीड ऑफ रिएक्शन का जो स्पीड होता है ये तेज होता है, ज्यादा होता है। और सबस्ट्रेट जो है, सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच होता है और एक दूसरे के साथ कोलिजन करता है और कोलिजन से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक जो एनर्जी है इसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होता है। जब एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ कोलिजन करता है तो इस कोलिजन से एक एनर्जी प्रोड्यूस होता है और इस एनर्जी को हम फिजिक्स का जो लैंग्वेज है इसमें इसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली क्रिएटेड ड्यूरिंग मोशंस। मोशन से हमारे पास ये हरकत से काइनेटिक एनर्जी जो है ये प्रोड्यूस होता है।
तो अगर हम एंजाइम को बहुत ज़्यादा करें तो सबस्ट्रेट एक ऐसा टाइम आएगा कि सबस्ट्रेट हमारे पास कम होता है। देयर इज नो सबस्ट्रेट टू अटैच द एंजाइम। अगर हम एंजाइम्स को बहुत ज़्यादा करें तो एक टाइम इस तरह आ जाता है जबकि सबस्ट्रेट ख़त्म हो जाता है और फिर एंजाइम जो है नॉन फंक्शनल बन जाता है। तो ये हमारे पास एंजाइम कंसंट्रेशन है। इस टॉपिक का मतलब ये है कि अगर हम एंजाइम्स को बहुत ज़्यादा करें तो सबस्ट्रेट क्या करेगा। तो इस टॉपिक का मतलब ये है कि अगर हम एंजाइम को बहुत ज़्यादा करें तो सबस्ट्रेट आसानी से जो है एंजाइम के साथ रिएक्शन करता है और एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनता है। लेकिन आपने ये याद रखना है कि एंजाइम्स इज प्रेजेंट मोस्टली इन द सेल इन लो कंसंट्रेशन। ये इसमें एमसीक्यूज है। एंजाइम्स present in cell in low concentration, in low concentration। यानी एंजाइम्स हमारे पास सेल के अंदर जितने भी एंजाइम्स है ये लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होगा। इस तरह नहीं होगा कि एक रिएक्शन के लिए 4-5 एंजाइम्स होते हैं। एक रिएक्शन के लिए एट अ टाइम एक एंजाइम्स होगा सेल के अंदर। तो एंजाइम कंसंट्रेशन इज बेसिकली when we increase the enzyme, a substrate is easily attached to the active site of enzymes, and in this process many products are formed। एक टाइम इस तरह आ जाता है फिर हमारे पास सबस्ट्रेट खत्म होता है और एंजाइम्स आफ्टर द रिएक्शन हमारे पास क्या होता है अनचेंज होता है। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि एंजाइम्स और हार्मोन में मेन डिफरेंस क्या है। तो ये हमारे पास था एंजाइम कंसंट्रेशन। और फोर्थ हमारे पास जो फैक्टर है जो एंजाइम्स के एक्टिविटी और एंजाइम्स के रिएक्शन एंजाइम के स्पीड को इफेक्ट करता है हमारे पास है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट concentration। What is substrate concentration? अगर हम substrate को बहुत ज्यादा करें, substrate is the product, the chemical or the structure on which the enzyme act। substrate वो चीज़ है जिस पर enzyme क्या करता है, enzymes function करता है और ये substrate हमारे पास फिर product में तब्दील होता है। When we increase the substrate, the activity of enzyme also disturbed। activity of enzymes, एंजाइम्स का एक्टिविटी सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन की वजह से क्या होता है ये इफेक्ट होता है। जब हम बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट को बहुत ज़्यादा करें तो एक एंजाइम जो है एक सबस्ट्रेट को एक साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो एक स्टेज इस तरह आ जाता है कि सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और एंजाइम्स का जो एक्टिव साइट होता है इस सैचुरेट होता है। तो हमारे पास है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। व्हेन वी इंक्रीज द सबस्ट्रेट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज इफेक्टेड। तो ये था हमारे पास द फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट द एंजाइम्स एक्टिविटी। फर्स्ट हमारे पास था टेम्परेचर, सेकंड हमारे पास था पीएच, थर्ड हमारे पास एंजाइम कंसंट्रेशन और लास्ट में हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज कोफैक्टर एंड व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। कोफैक्टर्स हमारे पास क्या है और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, दोनों को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज कोफैक्टर्स? टेक्स्ट बुक का जो डिफिनीशन है वो इस तरह है कि एटम्स, ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर मॉलिक्यूल्स व्हिच अटैच टू एंजाइम्स changing their shape and making them functional is called cofactor। cofactor is on off switch for the enzymes। enzymes के लिए जो on off switch है वो क्या है, cofactor है। what is cofactor? on off switch for the enzyme is called what? cofactor। on off switch, on off switch for enzyme is called cofactors। Cofactors are atoms, molecules or group of atoms which attach to the enzymes, changing their shape and make them functional। This is the definition of cofactor। cofactor is on off switch for the enzymes। वो आपसे इस तरह का MCQs पूछता है कि which one is on off switch for the enzyme, your answer is cofactor।
Which one is the non-protein part of enzyme? Your answer is cofactor. Enzyme basically proteinaceous part है और active site हमारे पास जो cofactor है ये non-protein part है. Enzyme is composed of two parts. One is protein and what is non-protein part. The non-protein part of enzyme is cofactor. अगर MCQs किया है non-protein part of enzymes. Enzymes का जो non-protein part है इसको हम कहते हैं cofactor. What is prosthetic group? Prosthetic group. When the cofactors are metallic ions, is called cofactor. When the cofactors are metallic ion, are what? Metallic ion. Metallic ion like iron, copper, and zinc. यानी अगर E cofactor होता है तो फिर इसको हम कहते हैं prosthetic group and it is strongly attached to the enzyme. Enzyme से जो strongly attached होता है वो क्या होता है? ये prosthetic group होता है और ये हमारे पास basically non-organic part होता है. Organic part of the enzyme is called coenzymes. Some cofactors are organic molecule and their organic molecule is called coenzymes. Coenzymes. Some cofactors are small organic molecules. Are small organic molecules and these molecules are called what? Coenzymes. Coenzymes को हमने biological molecule में डिस्कस किया था. ये हमारे पास किया है it's a dinucleotide, is basically dinucleotide और इसका example किया है example of coenzymes. Example में basically NAD plus FAD and NADP. NAD, FAD and NADP. ये तीनों हमारे पास किया है. ये तीनों हमारे पास कोएंजाइम्स है. और इस कोएंजाइम में बेसिकली हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है. ये डाइन्यूक्लियोटाइड है और इसमें हमारे पास न्यूक्लियोटाइड होगा. NAD में हमारे पास न्यूक्लिन एडेनिन इसके अंदर एक न्यूक्लियोटाइड है. FAD में बेसिकली हमारे पास एडेनिन है. NADP में भी हमारे पास एडेनिन है. तो ये तीनों हमारे पास क्या है? कोएंजाइम्स. Coenzymes also attach to the enzyme and make them functional and that functionality is called what? Cofactor. Coenzyme act as a cofactor in the enzyme. ये हमारे पास coenzymes है. What is FO enzyme? What is holo enzymes? ये दोनों हमारे पास MCQs है. FO enzymes. What is FO enzymes? Enzymes without cofactor. Enzyme without cofactor. यानी वो एंजाइम्स जिसके साथ कोई कोफैक्टर्स अटैच नहीं होता है इसको हम कहते हैं FO enzyme. What is holo enzymes? Holo enzymes. What is holo enzymes? Enzymes with its cofactor. Enzyme with its cofactor is called what? Is called holo enzyme. तो ये हमारे पास cofactor. Cofactor is basically on-off switch for the enzymes. It is the non-protein part of the enzymes. इसमें हमारे पास prosthetic group किया है. When the cofactors are metallic ions,
जब हमारे पास कोफैक्टर मेटालिक आयन होता है, जिस तरह कॉपर है, जिंक है, आयरन है, अगर ये एंजाइम के साथ अटैच होता है तो फिर इसको हम कहते हैं प्रोस्टिट ग्रुप, और ये बेसिकली स्ट्रांगली अटैच होता है एंजाइम के साथ। अगर हमारे पास कोई एंजाइम्स, some cofactors are small organic molecule and disorganic molecule is called coenzyme. What is the main function of coenzymes? Coenzyme is basically used in the respiration, Krebs cycle and electron transport chain. It acts as an electron carrier. ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये अल्टरनेटली रिड्यूस और ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन इसको हम फिर बायो एनालिटिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं कि एनएडी, एफएडी और एनएडीपी किस तरह इलेक्ट्रॉन कैरियर है, किस तरह ये ऑक्सीडाइज होता है, किस तरह ये रिड्यूस होता है। तो इसको हम फिर डिटेल में रेस्पिरेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। एफओ एंजाइम्स क्या है? एंजाइम विदाउट इट्स कोफैक्टर, यानी एंजाइम के साथ जब कोफैक्टर अटैच नहीं होता है तो इसको हम कहते हैं एफओ एंजाइम्स। आर एफओ एंजाइम्स आर फंक्शनल आर नॉन फंक्शनल? योर आंसर इज नॉट। ये हमारे पास फंक्शनल नहीं होता है, क्योंकि इसके साथ एंजाइम इसके साथ अटैच नहीं होता है। तो ये हमारे पास एंजाइम विदाउट इट्स कोफैक्टर इज कॉल्ड एफओ एंजाइम। एफओ एंजाइम के साथ कोफैक्टर नहीं होता है तो ये एंजाइम क्या होता है? ये नॉन फंक्शनल होता है। होलो एंजाइम क्या है? एंजाइम विद कोफैक्टर, एंजाइम के साथ जब कोफैक्टर अटैच होता है तो इस होल स्ट्रक्चर को फिर कहते हैं होलो एंजाइम्स। कोफैक्टर ऑन ऑफ स्विच फॉर द एंजाइम्स। और इस तरह हमारे पास जो को एंजाइम है, जब ये अटैच नहीं होता है तो फिर इसकी वजह से विटामिन और मिनरल जो डिफिशियंसी डिजीज है ये आ जाता है। इसमें एक एमसीक्यूज ये है कि लेक ऑफ विटामिन बी प्रोड्यूस बिरी, ये एक डिजीज है, लेक ऑफ विटामिन बी, लेक ऑफ विटामिन बी produce a disease and this disease is called biri. हमारे पास एक डिजीज है जो विटामिन बी के डिफिशियंसी की वजह से आ जाता है, और ये बेसिकली कोफैक्टर्स है, यानी कोएंजाइम में विटामिन और मिनरल्स कंबाइन हो जाता है और इसने कोएंजाइम्स को बनाया है। जब ये विटामिन और मिनरल्स का डिफिशियंसी आ जाता है तो इस डिफिशियंसी की वजह से बहुत ज़्यादा डिजीजेस आ जाता है। लेक ऑफ विटामिन बी प्रोड्यूस बिरी, ये भी हमारे पास एमसीक्यूज थे, आपने इसको एमसीक्यूज के लिए याद करना है। तो ये हमारे पास था कोफैक्टर्स। लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं और वो है एक्टिवेशन एनर्जी। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? Activation energy is basically the energy at which the enzymes start work. Enzymes के लिए एक स्पेसिफिक एनर्जी की जरूरत होती है जिस पर वो अपना फंक्शन स्टार्ट करता है, और इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक एक्टिवेशन एनर्जी केमिस्ट्री के अंदर भी है, लेकिन इसको हम फिर केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? Activation energy. The minimum amount of energy required to initiate a reaction. To what? To initiate or start a reaction. To initiate or start a reaction is called what? Is called activation energy. एंजाइम्स के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने फंक्शन को स्टार्ट करे, और इस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन किस साइड पर ट्रांसपोर्ट करता है? ट्रांजिशन स्टेट। एक्टिवेशन एनर्जी फ्रॉम द ट्रांजिशन स्टेट। फ्रॉम व्हाट? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट होता है जिस पर हमारे पास जो प्रोडक्ट्स जो रिएक्टेंट होता है, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों होता है। अगर ये ट्रांजिशन स्टेट फॉरवर्ड इसका रिएक्शन हो गया तो ये प्रोडक्ट्स बन जाता है, अगर वो ट्रांजिशन स्टेट इसका रिवर्स रिएक्शन हो जाता है तो फिर ही हमारे पास क्या होता है? रिएक्टेंट बन जाता है। लेकिन इसको हम फिर डिटेल में केमिस्ट्री में डिस्कस करें, किस तरह फॉरवर्ड जाता है, किस तरह हमारे पास रिवर्स आ जाता है, किस तरह इसके अंदर कोलिजन होता है। आपने एक एमसीक्यू याद करने वो ये है कि
activation energy stabilize the transition state. Which one stabilize the transition state? Your answer is activation energy. Activation energy stabilize what? The transition state. The transition state. ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करना ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी का एक अहम फंक्शन है। जब ये स्टेबलाइज हो जाता है तो फिर सबस्ट्रेट डायरेक्टली कन्वर्ट टू व्हाट? सबस्ट्रेट इज डायरेक्टली कन्वर्ट टू प्रोडक्ट्स। एंजाइम्स डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। ये हमारे पास एमसीक्यूज है। एंजाइम्स डिक्रीज और इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। Enzyme decrease what? Decrease the activation energy by increasing the rate of reaction. By increasing rate what? Speed of reaction. Speed of reaction. दो MCQs एक हमारे पास है। एंजाइम्स डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, यानी एंजाइम और एक्टिवेशन एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है। अगर हम एंजाइम्स को बहुत ज्यादा करते हैं तो फिर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाता है। अगर हम एंजाइम को बहुत कम करता है तो फिर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। तो इन दोनों का इनवर्स रिलेशन है। एंजाइम्स इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। जिस तरह हम जितने एंजाइम्स हम ज्यादा करते हैं तो इस तरह स्पीड ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होता है। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन और एंजाइम्स का डायरेक्ट रिलेशन, यानी जब हम एक को ज्यादा करते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या होता है? ज्यादा होता है। इस तरह एंजाइम्स और एक्टिवेशन एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है। जब हम एंजाइम्स को बहुत ज्यादा करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है। जब हम एंजाइम्स को कम करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? ज्यादा होता है। हमें चाहिए कि हम एंजाइम्स को बहुत ज्यादा करें ताकि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाए और रिएक्शन इजीली और ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी इज the minimum amount of energy which required to initiate reaction. इसको जिस तरह हम ज्यादा कम करें तो इस तरह ये हमारे पास बेस्ट होगा। एंजाइम यानी रिएक्शन बहुत ज्यादा तेजी से शुरू हो जाता है। तो एंजाइम्स और एक्टिवेशन एनर्जी का इनवर्स रिलेशन, एंजाइम्स और स्पीड ऑफ रिएक्शन का डायरेक्ट रिलेशन। और आपसे इस तरह का एमसीक्यूज पूछता है कि व्हेन वी इंक्रीज द एंजाइम कंसंट्रेशन द एक्टिवेशन एनर्जी इज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। योर आंसर इज डिक्रीजेस। जब हम एंजाइम्स को बहुत ज्यादा करते हैं तो इसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है। व्हेन वी इंक्रीज द एंजाइम्स कंसंट्रेशन the speed of the reaction is increases or decreases. Your answer is what? Your answer is increases, यानी रिएक्शन का स्पीड बहुत ज्यादा हो जाता है। इस तरह हमारे पास आपके टेक्स्ट बुक में एक रिएक्शन इसने दिया है 2H2O हाइड्रोजन पर ऑक्साइड 2H2O। ये विदाउट एनर्जी हमारे पास जब हम एंजाइम इसको ऐड न करें तो ये 86 किलो जूल पर मोल एनर्जी पर क्या होता है? वाटर और ऑक्सीजन तक ये कन्वर्ट होता है। यानी अगर हम इस 2H2O हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को एंजाइम्स ऐड न करें तो ये इसका जो एनर्जी होता है ये 86 किलो जूल पर मोल एनर्जी पर वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। अगर हम इसको एंजाइम्स ऐड करें तो फिर इसके लिए एनर्जी कितना होता है? 1 किलो जूल मोल 1 किलो जूल पर मोल 1 किलो जूल per mole. What is kilojoule per mole? Kilojoule per mole is basically the unit of energy, the unit of kinetic energy and the unit of a simple जो energy है ये हमारे पास kilojoule per mole है। अगर हम इसको enzymes ऐड करें तो फिर energy कितना? 1 kilojoule per mole. Without enzymes adding, it convert to water and oxygen with the use of 86 किलोजूल पर मोल। तो ये हमारे पास इसमें एक डिफरेंशिएशन है। तो आपने इस रिएक्शन को भी याद करना है। ये आपके टेक्स्ट बुक में मौजूद है। ये दोनों एमसीक्यूज है। आपसे इस तरह का एमसीक्यूज पूछता है विदाउट enzymes adding the hydrogen peroxide required how many amount of energy? Your answer is 86 kilojoule per mole. And with adding the enzymes, the hydrogen peroxide is converted into its monomers
which how many energy is required? Your answer is 1 kilojoule per mole. अगर एंजाइम होगा तो 86 किलोजूल पर मोल, अगर एंजाइम होगा तो 1 किलोजूल पर मोल, अगर एंजाइम ना होगा तो 86 किलोजूल पर मोल। यानी एंजाइम्स का बेसिक फंक्शन क्या है? टू डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर हम अपने लेक्चर को थोड़ा सा रिकैप करेंगे, हमने किन किन चीज़ों पर डिस्कशन किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फैक्टर्स दैट इफेक्ट द एंजाइम्स एक्टिविटी, हमने फैक्टर्स पर डिस्कशन किया वो फैक्टर्स जो एंजाइम्स के एक्टिविटी को डिस्टर्ब करता है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर को डिस्कस किया, सेकंड हमने पीएच को डिस्कस किया, थर्ड और फोर्थ में हमने एंजाइम कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनहिबिटर्स को डिस्कस करते हैं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या है, फीडबैक इनहिबिटर्स क्या है, और रिवर्सिबल इनहिबिटर और इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स को भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम है इस लेक्चर के हवाले से, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।